उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पिछली क्लासेस को आपने कवर कर ली होंगी। पिछली क्लास में हमने बैंकों का वर्गीकरण पढ़ा था। बैंकों के वर्गीकरण में हमने बताया था आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत बैंकों को दो भागों में बांटा गया है। प्रमुख दो भागों में कौन से? अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंकों को दो भागों में बांटा गया है, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। और हमने वाणिज्यिक बैंक के कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिसमें हमने बताया था कि विभेदित बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने उसके दो टाइप्स बताए थे, भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक एंड लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को कवर करेंगे, तो आज हम इन्हीं को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो विभेदित बैंक क्या है, डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं? विभेदित बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। वे बैंक जिनकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। विशेष उद्देश्य कैसे? जैसे वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब प्रत्येक क्षेत्र को बैंक का लाभ प्राप्त हो तथा धन के अंतरण या धन के प्रवाह को बढ़ावा देना। तो क्या अन्य बैंक वित्तीय समावेशन या धन के अंतरण या प्रवाह को बढ़ावा नहीं देते? वो ये काम नहीं करते? करते हैं, लेकिन ये फिर भी अन्य बैंकों से अलग है। कैसे अलग है चलिए जानते हैं। होता क्या है कि वर्ष 2014 में नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दो प्रकार के बैंकों का लाइसेंस जारी करता है। पहला भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक और लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका उद्देश्य क्या होता है? वही जो विभेदित बैंक का उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, धन के अंतरण या प्रवाह को बढ़ावा देना। तो समझते हैं कि भुगतान बैंक क्या है ताकि हम विभेदित बैंक को और अच्छे से समझ सकें। तो इसका प्रकार यानी भुगतान बैंक को समझते हैं। पेमेंट बैंक क्या है? भुगतान बैंक से आईएसपीटी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो भुगतान बैंक की जो स्थापना है हमने बताया नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। और यह एक प्रकार का कैसा बैंक है? विभेदित बैंक है, डिफरेंशिएटेड बैंक है। कौन? भुगतान बैंक। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं, यूनिवर्सल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं उनकी स्थापना के लिए न्यूनतम 500 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि भुगतान बैंक के लिए 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है। अब भुगतान बैंक का जो प्रवर्तक होगा यानी जो स्पॉन्सर्ड होगा उसकी योग्यताएं होंगी कुछ, ऐसे थोड़ी ना कोई खोल लेगा भुगतान बैंक। तो भुगतान बैंक के प्रवर्तक की कुछ योग्यताएं होती होंगी। वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? पहला, अगर वो कंपनी है या व्यक्ति है, कोई भी हो, तो पहली शर्त है कि वो देश का नागरिक हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कंपनी। दूसरा, उसके पास कम से कम 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव हो। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का बैंकिंग अनुभव। अब बैंकिंग अनुभव का मतलब ये नहीं कि बैंक में कार्य करता रहा हो, सिर्फ यही मतलब नहीं है। बैंकिंग अनुभव का मतलब उसको बैंक क्षेत्र का अनुभव हो, उसका लेन देन अच्छा रहा हो, उसको पता हो बैंकिंग क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो दूसरा क्या है? बैंकिंग क्षेत्र का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। तीसरा, जो भुगतान बैंक की स्थापना की जो न्यूनतम पूंजी है 100 करोड़, उसमें उसका कम से कम 40% का योगदान हो। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये कुल जो कह सकते हैं जो न्यूनतम योग्यताएं हैं भुगतान बैंक की, ये कुछ योग्यताएं हैं किसकी? प्रवर्तक की, जो स्पॉन्सर्ड है। अगर भुगतान बैंक के लिए लाइसेंस देगा आरबीआई तो सबसे पहले किसे देगा? किसी वरीयता में रखता है। आरबीआई अगर भुगतान बैंक के लाइसेंस जारी करता है तो उसकी वरीयता के क्रम में सबसे पहले जो दूरसंचार कंपनी होती है, दूरसंचार कंपनी और सुपर बाजार श्रृंखला के जो स्वामी होते हैं उनको लाइसेंस की वरीयता में सबसे पहले रखते हैं। भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं देता। भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं देता। मतलब ये डेबिट कार्ड बस देता है, क्रेडिट कार्ड नहीं देता। अब ये क्या बात हुई कि जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं देता, फिर तो बैंकों का उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो प्रवासी कोई व्यक्ति जो बाहर कमाने जाता है, अगर वो किसी दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करता है जहां पे बैंकों की सुविधाएं नहीं पहुंची या नहीं होती, बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कोई कंपनी मान लीजिए एयरटेल, जिसने टेंडर ले रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति अपने भुगतान बैंक में पेमेंट करता है यानी जमा कर देता है, और उसके घर वाले यूटीआर के माध्यम से, यानी वो जो कंपनी जैसे सपोज एयरटेल की कोई दुकान है, उसने टेंडर ले रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वहां से यूटीआर के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, जमा की सुविधा देता है, उधारी की सुविधा नहीं देता, यानी डेबिट कार्ड जारी करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करता। भुगतान बैंक के जो धारक होते हैं वो अपने बैंक में यानी भुगतान बैंक धारकों से अधिकतम 2 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा नहीं। जो पहले 2021 से पहले 1 लाख थी, ठीक है, लेकिन 2021 के बाद इसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी, यानी अधिकतम 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। कौन? भुगतान बैंक के धारक। भुगतान बैंक अपने जमा का कम से कम 75% 75% सरकारी प्रतिभूति के रूप में निवेश करता है तथा 25% अन्य बैंकों में जमा करता है। किस रूप में? मांग जमा के रूप में क्या करता है? जमा करता है। भुगतान बैंक तृतीय पक्ष उत्पाद का भी विक्रय करता है, जैसे म्यूचुअल फंड,
बीमा, ठीक है, और बदले में क्या लेता है, कमीशन लेता है। कौन, भुगतान बैंक। ये तृतीय पक्ष के उत्पाद होते हैं। जो बीमा है, म्यूचुअल फंड, ये बैंक के नहीं होते, ये कोई तृतीय थर्ड पार्टी का होता है, जहां पे बैंक क्या करते हैं, कमीशन कमाते हैं। तो भुगतान बैंक भी ऐसा ही करता है। यहाँ पे क्या कमाता है, कमीशन कमाता है तृतीय पक्ष उत्पाद का क्या करके, विक्रय करके। भुगतान बैंक भी CR और SLR का रिजर्व रखता है, यानी SLR कितना रखता है, 75%। भारत में पहला भुगतान बैंक जनवरी 2017 में एयरटेल भुगतान बैंक के नाम से स्थापित किया गया। भारत में पहला भुगतान बैंक जनवरी 2017 में एयरटेल भुगतान बैंक के नाम से स्थापित किया गया तथा जुलाई 2017 में पेटीएम भुगतान बैंक की स्थापना की जाती है तथा वर्ष 2018 में देश भर के जितने भी डाकघर थे उन सभी डाकघरों को मिलाकर, यानी सभी डाकघरों को भुगतान बैंक के रूप में क्या कर दिया जाता है, उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। और इस प्रकार भारतीय डाक भुगतान बैंक की क्या होती है, स्थापना होती है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, जिसका 100% स्वामित्व किसके पास है, सरकार के पास। तो ये था हमारा भुगतान बैंक, जिसका हमने देखा उद्देश्य क्या है, वही जो विभेदित बैंक का है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का विभेदित बैंक ही है। ठीक है, तो अभी आपने भुगतान बैंक के बारे में जो भी ओरल सुना, ये उसी चीज को मैंने उसको फ्लो चार्ट में क्या क्या ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं लघु वित्तीय बैंक क्या है। इससे ISPT 2017 में पूछा गया है। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक प्रकार की क्या है, विभेदित बैंक है, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इनके जो प्रवर्तक होते हैं, यानी स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो कौन हो सकते हैं, ये जो योग्य हैं कौन हो सकते हैं, जो छोटे NBFC होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती है। अब NBFC क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इतना समझ लीजिए, जिसके प्रवर्तक होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो छोटे NBFC होते हैं। ठीक है, और जिसके प्रवर्तक होते हैं उनका योगदान कम से कम कितना होना चाहिए, 40% तथा 12 वर्षों में इसको घटाकर कितना करना है, इसको 26% करना होता है। तो जो लघु वित्त बैंक है, इसकी स्थापना मतलब कितने करोड़ पूंजी के आधार पर की जाती है। लघु वित्त बैंक की जो स्थापना होती है न्यूनतम 200 करोड़ पूंजी के आधार पर की जाती है, जो कि पहले 100 करोड़ पूंजी था, बाद में इसको बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया। ठीक है, तो लघु वित्त बैंक की स्थापना न्यूनतम 200 करोड़ पूंजी के आधार पर की जाती है, जिसमें उसके प्रवर्तक या स्पॉन्सर्ड की योगदान कितना होता है, 40%, जिसे 12 वर्षों में घटाकर कितना करना होगा, उन्हें 26% तक क्या करना होगा, उसको लाना होगा। तो लघु वित्त बैंक थोड़ा सा भुगतान बैंक से अलग है। वो कैसे, ये जमा भी स्वीकार करता है और उधार भी देता है, यानी ये क्रेडिट कार्ड भी इश्यू करेगा और डेबिट कार्ड भी इश्यू करता है। कौन, लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को नीश भी कहा जाता है, NICHE, नीश भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर उन क्षेत्रों को उधार देता है जहां पे सामान्य बैंक उधार नहीं दे पाते। ये अधिकतर उन क्षेत्रों को क्या करता है, उधार देता है। जो लघु वित्त बैंक है, ये नए उद्यमी या युवाओं को उधार नहीं देता। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों, क्योंकि जो नए उद्यमी है या युवा है उन्हें कहीं से भी उधार मिल जाएगा, यानी कोई भी यूनिवर्सल बैंक उन्हें आसानी से उधार दे देता है, इसीलिए नए उद्यमी तथा युवाओं को उधार नहीं देता है। भारत में पहला लघु वित्तीय बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस के रूप में स्थापित किया गया। लघु वित्त बैंक जो होते हैं वो कम से कम 75% उधारी कहां देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में देते हैं, तथा जो अन्य बैंक होते हैं वो कितना देते हैं, उनके लिए निर्धारित सीमा कितनी, कम से कम 40%। यानी जितने भी लघु वित्त बैंक होंगे वो अपनी उधारी का कम से कम 75% किन्हें देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को देंगे, जबकि अन्य बैंक 40% देंगे। अब ये प्राथमिक क्षेत्र उधारी क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, इससे ISPT 2013 और 23 में पूछा गया है। तो PSL, प्राथमिक क्षेत्र उधारी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो शुरुआत है वो कौन करता है, RBI करता है, जहां पे RBI सभी बैंकों को ये दिशा निर्देश देता है कि सभी बैंक अपनी उधारी का कुल अगर हम बैंकिंग भाषा में बोले तो ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी अपनी उधारी का कुल कम से कम 40% प्राथमिक क्षेत्र को उधार देंगे। कौन बैंक, सभी बैंक, यहां पे यूनिवर्सल बैंक सभी बैंकों की बात की जाती है। लेकिन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्तीय बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक, ये अपनी उधारी का कम से कम 75% किन्हें देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को उधारी के रूप में देंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता कौन है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी में आता कौन है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी में जैसे कृषि में भी कौन, सीमांत और लघु किसान। दूसरे MSME, सूक्ष्म और लघु उद्योग जिसे हम बोलते हैं। तीसरा जो हम कह सकते हैं दुर्बल वर्ग मतलब जैसे महिला, ग्रामीण महिलाएं हो गई, अनुसूचित जाति जनजाति हो गए तथा दिव्यांग इत्यादि हो गया। ठीक है, आवासीय ऋण, निर्यात ऋण, सामाजिक अवसंरचना ऋण। सामाजिक अवसंरचना मतलब जैसे विद्यालय, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जैसे विद्यालय या फिर हॉस्पिटल के लिए जो ऋण लिया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण। नवीनीकरण के लिए ऋण, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऋण, नवीनीकरण ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा इत्यादि के लिए जो ऋण होता है। या फिर स्टार्टअप मतलब कौन सा स्टार्टअप, 50 करोड़, ठीक है, इतना तक का स्टार्टअप,
इसके लिए कौन उधार देता है? हमारा लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो 75% उधार देंगे, ठीक है। तथा यूनिवर्सल बैंक, जो अदर बैंक है, वो कितना देंगे? कम से कम 40% देंगे। किसका? प्राथमिक क्षेत्र उधारी का। क्या हो अगर कोई बैंक, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या वित्त बैंक हो, लघु वित्त बैंक, अगर वो अपने पीएसएल के लक्ष्य को पूरा ना करें, यानी प्राथमिक क्षेत्र उधारी को 40% या 75% की जो न्यूनतम सीमा है वहां तक उसको पूरा ना कर पाए, तो क्या हो? इसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम शुरू की, पीएसएलसी, प्राथमिक क्षेत्र उधारी प्रमाण पत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, जिसकी शुरुआत आरबीआई ने कब की? 2016 में की। जहां पर जिस बैंक ने अपना पीएसएल का लक्ष्य पूरा कर लिया है, वो बैंक क्या करता है? पीएसएलसी का विक्रय करता है, पीएसएलसी सर्टिफिकेट देता है। किसे? उन बैंकों को जिन्होंने अपने पीएसएल के लक्ष्य को पूरा नहीं किया। मतलब सपोज ये एक बैंक है ए और ये एक बैंक है बी, दोनों को 40% का लक्ष्य दिया गया, यानी इसके पास भी 100 रुपए है और इसके पास 100 रुपए, इसको 40% देना है, यानी 40 देना है, ठीक है। तो यानी इसने 40% दिया, यानी इसने 40% दिया, मतलब इसने 100 में से 40 रुपए उधार दे दिए, ठीक है। ये बैंक है बी, इसने क्या किया? 100 में से 40 नहीं दे पाया, ये कितना दिया? 100 में से 20 ही दे पाया उधार। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को। और इसने 40 तो दिया ही, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया, यानी न्यूनतम 40 सीमा तो पूरी कर ली थी, सब कुछ एक्स्ट्रा इसने 20 और दे दिया, ठीक है। तो इसने 100 में से 60 रुपए उधारी में दे दी, किसको? प्राथमिक क्षेत्र को। और न्यूनतम सीमा कितनी थी इसकी? 40 थी। तो इसने न्यूनतम सीमा जो इसकी रखी गई थी पीएसएल की सीमा, उससे भी ज्यादा दिया, कितना? 20 रुपए। और इसने जितनी उधारी की सीमा रखी गई थी 40, उससे भी इसने कम दिया, कितना? 20 रुपए कम। तो इसने 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, अपने लक्ष्य जो पूरा करना था उससे भी ज्यादा इसने पूरा किया। तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा है? 20। और इसके पास कमी कितने की? 20 की, 40 को पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा? इसके पास जो कमी हो रही है जो लक्ष्य को पूरा करने में, वो क्या करेगा? इससे उस अपने लक्ष्य को खरीद लेगा, यानी जो इसके पास 20 एक्स्ट्रा है उसको क्या करेगा? ये खरीद लेगा। मतलब अब जो कस्टमर या ग्राहक होगा वो ब्याज बी को देगा नहीं, ब्याज ए को ही मिलेगा। और ऊपर से जो ए है जिसने अपने लक्ष्य पीएसएल के लक्ष्य को पूरा किया है, वो क्या करेगा? बी को सर्टिफिकेट बेचेगा, और सर्टिफिकेट बेच के भी क्या करेगा? ये ब्याज कमाएगा। साथ में ये ब्याज का हस्तांतरण नहीं करता, यानी सर्टिफिकेट का हस्तांतरण होता है, ब्याज का हस्तांतरण नहीं होता। तो पीएसएलसी का जो क्रय और विक्रय होता है, यानी जिसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया और जिसने अपना लक्ष्य नहीं पूरा किया, वो एक दूसरे को सर्टिफिकेट खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। जिसने लक्ष्य पूरा कर लिया वो विक्रय करेगा और जिसने नहीं पूरा किया वो क्रय करेगा। तो पीएसएलसी का जो क्रय और विक्रय होता है वो कहाँ कैसे होता है? ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। पीएसएलसी कम से कम 25 लाख या इसके गुणांक में जारी होता है। 25 लाख या इसके गुणांक में जारी होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर किसी बैंक को पीएसएलसी का सर्टिफिकेट लेना है, सपोज उसके पास 25 लाख का ऋण बचा रहेगा, यानी 25 लाख का जो लक्ष्य था उससे 25 लाख कम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाया, ठीक है। तो उसको 25 लाख का सर्टिफिकेट कौन देगा? जिसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। अगर बी ने अपने 50 लाख के लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो ए सर्टिफिकेट देगा, लेकिन कैसे सर्टिफिकेट देगा? 2 शिफ्ट में देगा, 25 के गुणांक में, यानी 25 का सर्टिफिकेट देगा और दूसरे 25 लाख का सर्टिफिकेट। यानी अगर किसी ने 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं किया तो उसको 4 सर्टिफिकेट लेने होंगे, 25-25 के, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि पीएसएलसी जो है वो कम से कम 25 लाख के गुणांक में जारी होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार का पीएसएलसी जारी किया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का पीएसएलसी जारी किया जाता है। कौन कौन सा? पीएसएलसी सीमांत किसान, पीएसएलसी सूक्ष्म उद्योग और पीएसएलसी सामान्य। सीमांत किसान में वही सीमांत किसानों को जो सर्टिफिकेट दे, यानी जो सीमांत किसानों को जो लिमिट तय की गई थी कि भाई इतने सीमांत किसानों को उधार देना है, अगर आपने वो लक्ष्य पूरा नहीं किया तो पीएसएलसी सीमांत किसान वाला आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। अगर आपने पीएसएलसी सूक्ष्म उद्योग के लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो पीएसएलसी सूक्ष्म उद्योग का लक्ष्य सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। अगर आपने पीएसएलसी अन्य मतलब जैसे सपोज आवास से संबंधित जो ऋण होता है, निर्यात से संबंधित ऋण या सामाजिक अवसंरचना से संबंधित ऋण इत्यादि के लिए आपने लक्ष्य पूरा नहीं किया है, इत्यादि का जो लक्ष्य पूरा नहीं किया है तो आपको सामान्य या अन्य में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3 प्रकार का पीएसएलसी जारी होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र उधारी प्रमाण पत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, पीएसएलसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम गैर वाणिज्यिक बैंक पढ़ेंगे और आगे की टर्म समझेंगे, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।